हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ पदार्थ विज्ञान दर्शन निरूपण। आज हम वैशेषिक दर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब अगला हमारा जो दर्शन है वो है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, दूसरा दर्शन है योग दर्शन, हमने कर लिया। सांख्य दर्शन हमारा हो गया। अब तीसरा दर्शन हमारा है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, सबसे पहले वैशेषिक दर्शन के पर्याय क्या क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है औलूक्य दर्शन, यानी वैशेषिक दर्शन को ही औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि वैशेषिक दर्शन के पर्याय क्या है, तो पता होना चाहिए कि औलूक्य दर्शन भी कहते हैं उन्हें। कणाद, क्योंकि इनके प्रवर्तक आचार्य यानी वैशेषिक दर्शन को लिखने वाले जो आचार्य हैं वो कणाद मुनि दिए गए हैं, तो इसलिए इन्हें कणाद दर्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा पाशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय एवं कल्पनाएं, ये जो है कुछ वैशेषिक दर्शन के पर्याय दिए गए हैं। अच्छा, वैशेषिक दर्शन में जो वैशेषिक शब्द है, अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ समझना चाहेंगे कि क्यों इस दर्शन का नाम जो है वो शाब्दिक अर्थ, अगर आप समझे कि क्यों दिया हुआ है, वैशेषिक नाम क्यों पड़ा, तो वैशेषिक जो है वो विशेष शब्द से पड़ा है। ठीक है ना, तो इसमें विशेष से क्या अर्थ हुआ? विशेष अर्थ यानी कि इस दर्शन में ना जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, उनमें जो भी स्पेशल है, जो भी उनका विशेष गुण है, उसका वर्णन किया हुआ है, इसलिए इसे वैशेषिक नाम पड़ा है। ठीक है, ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट की वैशेषिक दर्शन जो है उनके प्रवर्तक आचार्य कणाद मुनि है, और पर्याय जो है वो बाकी के दर्शन जो दिए हुए हैं वो उन नामों से भी जाने जाते हैं। अब इसके बाद है वैशेषिक सूत्र की रचना किस प्रकार हुई है, मतलब किस प्रकार से वैशेषिक सूत्र को या वैशेषिक दर्शन को लिखा गया है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बस एक बार सुनने वाले हैं, याद ना रहे वो अलग बात है, लेकिन एक बार सुनना जरूरी है। वैशेषिक सूत्र में यानी जो वैशेषिक दर्शन है उसमें 10 अध्याय हैं। ठीक है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और प्रत्येक अध्याय में दो दो आह्निक हैं। तो अब ये आह्निक क्या होता है, तो ये नीचे दिया हुआ है कि एक दिन के कार्य को आह्निक कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि 10 अध्याय जैसे हैं। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक अध्याय में दो दो आह्निक हैं, यानी कि हर एवरी इंडिविजुअल जो आपका अध्याय है ना, उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 2 दिन। तो उस हिसाब से नीचे क्या दिया हुआ है, वैशेषिक सूत्रों की रचना कणाद मुनि ने 20 दिन में पूर्ण की थी। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। बेसिकली यही बोला गया है कि सूत्र की रचना, वैशेषिक सूत्र की रचना जो है वो कणाद मुनि ने 20 दिनों में करी थी। 10 उसमें अध्याय दिए गए हैं और एक अध्याय को लिखने में उन्हें 2 दिन लगे, जिसे आह्निक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से वैशेषिक दर्शन के कौन से प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत उन्होंने बताया है, जो प्रथम सूत्र है उनके दर्शन का, वो है अथातो धर्म व्याख्या श्याम। तो प्रश्न ये है कि धर्म किसे बोला गया? सबसे पहला जो सूत्र है उस प्रथम सूत्र में उन्होंने क्या किया है, धर्म की व्याख्या की है। मतलब धर्म क्या कहा, धर्म किसे कहा गया है, धर्म क्या होता है, ये उन्होंने अपने प्रथम सूत्र में बताया कि हम इसके आगे जो है धर्म की व्याख्या करेंगे। तो धर्म क्या होता है? यथार्थ बुद्धि एवं परम कल्याण की सिद्धि के साधन को क्या कहा गया है? धर्म कहा गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये है कि यथार्थ बुद्धि यानी कि जो चीज जैसी है उसके बारे में एग्जैक्ट वैसा ही नॉलेज लेना। ठीक है, वो यथार्थ बुद्धि होती है। और परम कल्याण यानी अपने हित के बारे में जो भी चीजें हैं उनकी जानकारी लेना, कल्याणकारी जो भी है, मानव जीवन के लिए क्या क्या कल्याणकारी है। तो ऐसे ही यथार्थ बुद्धि और एवं मानव जीवन के लिए क्या क्या परम कल्याणकारी है, तो उन सब चीजों के बारे में जानने का जो साधन है उसे क्या बोला गया है? धर्म। यानी जो इंसान धर्म का पालन करेगा, धर्म के बारे में समझेगा, वो अपने आप अपने जीवन में जो है अच्छे कर्म करेगा, कल्याणकारी कर्म करेगा। तो इसलिए जो है धर्म की व्याख्या कुछ इस प्रकार की गई है। तो जो प्रथम सूत्र है उसमें उन्होंने धर्म के बारे में बताया है, और ये बताया है कि जिस व्यक्ति को धर्म का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि काम मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसे जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। प्रथम सूत्र में उन्होंने इतना वर्णन किया है। किसे? जिसे धर्म का पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद दूसरा सिद्धांत देखते हैं क्या है। दूसरा, उन्होंने षट पदार्थों का वर्णन किया है। षट पदार्थ कौन से हैं? मैंने शायद इससे पहले किसी लेक्चर में ब्रीफ में भी समझाया था। पदार्थ हमने पदार्थ वाले लेक्चर में देखा था कि पदार्थ क्या होता है, जिनके माध्यम से पद का अर्थ ज्ञात हो, यानी कोई भी शब्द है
उसका जिस माध्यम से आपको अर्थ ज्ञात हो उसको पदार्थ बोला गया है ना। तो वैशेषिक दर्शन ने षट पदार्थ बताए हैं। कौन से बताए हैं पहले मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया है द्रव्य, फिर उन्होंने बताया है गुण, फिर बताया है कर्म, उसके बाद है सामान्य, फिर है विशेष और उसके बाद में समवाय। ठीक है, तो ये हमें षट पदार्थों को बताया गया है। क्या होते हैं ये? मान लीजिए कोई भी आप अपने आसपास वस्तु देखते हैं ना, तो वो इन्हीं में से किसी की कैटेगरी में मोस्टली लाई करते हैं। यानी मोस्टली उस या तो वो द्रव्य होगा, या हो सकता है उस द्रव्य के अपने कुछ गुण हो, या हो सकता है कुछ कर्म हो। बेसिकली गुण और कर्म, गुण यानी कि बेसिकली क्या? क्वालिटीज। गुण यानी क्वालिटीज और कर्म यानी क्या? मूवमेंट। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कब होंगी? जब कोई द्रव्य होगा। तो इसलिए वैशेषिक दर्शन में द्रव्य को प्रधान माना गया है। गुण और कर्म जो है वो द्रव्य पे। द्रव्य यानी बेसिकली कोई भी आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कोई घड़ा है, तो आप उस घड़े को क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे। उस घड़े का रंग कैसा है? वो उसका गुण हो गया। अगर वो घड़ा चल रहा है तो वो कर्म हो गया, उसका मूवमेंट है ना। सामान्य विशेष, सामान्य यानी सिमिलैरिटीज, विशेष यानी डिफरेंसेस, और समवाय संबंध को कहते हैं। ठीक है ना, ये आप आगे डेप्थ में और इसके बारे में पढ़ेंगे। पर अभी सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि षट पदार्थ का वर्णन वैशेषिक दर्शन में है। वो षट पदार्थ कौन से हैं? तो ये वो षट पदार्थ है। ठीक है, चरक संहिता में भी षट पदार्थों का वर्णन है, लेकिन उनके अनुसार जो क्रम है इनका वो अलग है। तो ये क्रम जो है वो वैशेषिक दर्शन अनुसार बताया गया है। इतना ब्रीफ में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगला सिद्धांत है कारण द्रव्यों का वर्णन। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कारण द्रव्य कहते किसे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ब्रीफ में पता हो तो द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कारण द्रव्य और एक ही होते हैं कार्य द्रव्य। कारण क्या होते हैं? कारण जो होता है वो कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं। मतलब बेसिकली कारण द्रव्य जो है ना, वो आप समझ सकते हैं एक तरीके से एटम्स हैं। ठीक है ना, परमाणु रूप में है। और इन्हीं के द्वारा जितने भी स्थूल, इन परमाणुओं के द्वारा ही किसकी उत्पत्ति होती है? कार्य द्रव्यों की, कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हमने मॉडर्न साइंस में भी पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स से ही हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जितने भी हमारे आसपास होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली कि जो कारण द्रव्य जो बताए गए हैं, उनके द्वारा, जो एटम्स हैं उनके द्वारा उन्होंने कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, तो अभी कारण द्रव्य कितने बताए गए हैं, ये नाम नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने 9 कारण द्रव्य बताए हैं। कौन से हैं? सबसे पहले है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन चारों महाभूतों के परमाणु। इन परमाणुओं से ही फिर आगे जाके जो स्थूल, स्थूल मतलब कि आप कह सकते हैं जो आपको विजिबल फॉर्म में दिख रहा है। ऑब्वियसली अब एटम्स तो दिखते नहीं है, लेकिन जो आपको स्थूल आंखों से दिख रहे हैं, वो जो फॉर्म्स है वो उन्हीं एटम से बने हैं। तो वही एटम्स को परमाणु बोला गया है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके परमाणु। ठीक है, अब इसमें आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो अब इसमें आकाश परमाणु क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आकाश सर्व जगह व्याप्त होता है ना, तो उसको आप ऐसे स्पीसीज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो आकाश की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दी हुई है कि आकाश जो होता है वो विभू है, जब सर्व जगह व्याप्त है, नित्य है और एक है। तो क्योंकि वो एक है ना, तो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो एक ही है। तो इसलिए उसके परमाणु नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो है 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके परमाणु, आकाश और उसके अलावा काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगला सिद्धांत समझते हैं, असत्कार्यवाद का। ठीक है, तो असत्कार्यवाद जो है उससे पहले आपने सत्कार्यवाद पढ़ा था, जो किसने दिया है? सांख्य दर्शन ने दिया है। क्या बताया गया था सांख्य दर्शन में? ब्रीफ में आपको इंट्रो दूं तो, कि कोई भी चीज जो होती है, कोई भी कार्य जो है, उसकी जो है नवीन रचना जो है नहीं होती है,
असत्कार्यवाद उसका जस्ट विपरीत है। जैसे सत्कार्यवाद में बोला गया था कि जो कार्य होता है वो कारण में पहले से छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना? उसका सिर्फ जो अव्यक्त से व्यक्त अवस्था होती है, मतलब कि इनविजिबल टू विजिबल फॉर्म होता है बस, ठीक है? असत्कार्यवाद ऐसा नहीं मानता है। असत्कार्यवाद के अनुसार इसको पहली बात तो हम ये समझे कि इसे आरंभवाद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार असत्कार्यवाद मानता है कि कार्य जो है क्या है, नवीन रचना है, ठीक है? नवीन रचना मतलब क्या? मतलब कार्य जो है वो कारण में उपस्थित पहले नहीं रहता है, वो न्यूली फॉर्म होता है, इसलिए उसे आरंभवाद बोला गया है, ठीक है? मतलब कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है? और क्या समझ सकते हैं इसमें? इसमें ये बोला गया कि कार्य जो है ना, वो एक नवीन रचना है, ठीक है? उसका उस उत्पत्ति से पहले कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो जस्ट फॉर्म होता है। तो मतलब जितनी भी बातें सत्कार्यवाद में बोली गई थी कि मान लीजिए बीज है, तो बीज के अंदर पेड़ जो बनेगा वो पहले से छुपा हुआ रहता है, तो उन सब बातों का खंडन किया हुआ है। और सत्कार्यवादी के अनुसार कारण से कार्य जो है वो नवीन उत्पत्त होता है, मतलब कुछ नया बनता है, ना कि वो पहले से उसमें प्रेजेंट रहता है। और इन सब बातों का उन्होंने खंडन किया है, इस कारण उसको आरंभवाद भी बोला गया है। तो बेसिकली इसमें भी क्या बताया गया है, कार्य कारणों के मध्य संबंध बताया गया है। हम्म, ठीक है, ये हो गया अपना औसत कार्यवाद। इसको भी हम आगे डेप्थ में जब कार्य कारण सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो सिद्धांत है वो है परमाणुवाद सिद्धांत है। परमाणुवाद सिद्धांत जो है वो वैशेषिक दर्शन ने दिया है। और इसके अनुसार क्या होता है कि जो विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं ना, जो हमने अभी कार्य और कारण द्रव्य पढ़े, तो जितनी भी कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य क्या होगा, स्थूल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको आंखों से विजिबल दिख रही हैं, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ, स्थूल ऑब्जेक्ट है ना, जितनी भी स्थूल वस्तुएं हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, कार्य द्रव्य बोला गया है। तो जितने भी कार्य द्रव्य है ना, ये जो चार प्रकार के महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके परमाणुओं से बनते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, परमाणुवाद यानी किस चीज के बारे में बताएगा, परमाणुओं के बारे में। किसके परमाणु? जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। आकाश क्यों नहीं? क्योंकि आकाश क्या है, एक है, आकाश के परमाणु नहीं होते हैं, ठीक है? तो जितने भी स्थूल द्रव्य हैं, कार्य द्रव्य, वो सब किससे बनते हैं, कारण द्रव्यों से। और उसमें भी उनके परमाणु, बेसिकली जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु इनके परमाणुओं से बनते हैं। आकाश को क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आकाश नित्य है और विभू है, ठीक है? तो परमाणुओं के संयोग और विभाग, इनमें उत्पत्ति और विनाश होता है, और आकाश का ऐसा उत्पत्ति या विनाश नहीं होता है। तो इसलिए परमाणुवाद के अनुसार जो उत्पत्ति होती है स्थूल वस्तुओं की, वो कार्य द्रव्य से होती है, ठीक है? और जो गुण आपके कार्य द्रव्य में होंगे, मतलब बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर मैं रिलेट करूँ तो मान लीजिए कि गोल्ड के एटम्स हैं, तो अब अगर गोल्ड के एटम से आप स्थूल गोल्ड बनाएंगे जो विजिबल है, जो गोल्ड की अगर आप बिस्किट, ज्वेलरी कुछ भी बनाएंगे, तो जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है हाथों से, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो एक्जैक्टली गोल्ड के एटम से मैच करेंगे। ऑब्वियसली जिसका एटम होगा उसी की प्रॉपर्टीज आपको उस ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। तो एक्जैक्टली वही परमाणुवाद कहता है कि जो भी परमाणुओं में गुण होंगे, वही गुण आपको किसमें देखने को मिलेंगे, अपने कार्य द्रव्यों में, यानी अपनी स्थूल वस्तु में वही गुण देखने को मिलेंगे। ये परमाणुवाद कहता है। तो इन परमाणुओं के द्वारा कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, इसी को क्या बोला गया है, परमाणुवाद बोला गया है। अच्छा, अब इसके बाद है कर्म विवेचन, ठीक है? तो इसके आगे जो अध्याय है, आगे कर्म, उसमें हमने कर्म की व्याख्या की है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ में वैशेषिक दर्शन में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, ठीक है ना? तो 5 प्रकार के कर्म बताए हैं वैशेषिक दर्शन में। उसको मैं सिर्फ यहाँ लिख देती हूँ ताकि एक बार आप उसे सुन लें। सबसे पहले क्या है, उतक्षेपण, मतलब ऊपर की ओर जाना, तो वो हो गया उतक्षेपण, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, अपक्षेपण, मतलब नीचे की ओर आना, मतलब कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो हो गई उतक्षेपण, नीचे की ओर आ रही है तो हो गई अपक्षेपण। उसके बाद है आकुंचन, आकुंचन। उसके बाद है प्रसारण, और लास्ट में क्या है, गमन, मतलब किसी भी जगह। आकुंचन मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट होना किसी चीज का, ठीक है? प्रसारण मतलब एक्सपैंड होना, एक्सपैंड मतलब इनके अलावा जितने भी मूवमेंट्स हैं। उत्क्षेपण मतलब अपवर्ड मूवमेंट, है ना? और अपक्षेपण मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट।
ये 5 प्रकार से कर्म बताए गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने नोदन, नोदन मतलब होता है फोर्स, है ना? तो फोर्स, गुरुत्व यानी ग्रेविटी, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत डिफाइन किया है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद क्या है? अगला है हमारे पास पीलू-पाकवाद। तो पीलू-पाकवाद क्या होता है? सबसे पहले समझिए पीलू क्या होता है? पीलू का अर्थ होता है परमाणु, ठीक है? और पाक मतलब कन्वर्जन या पाचन, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से कह सकते हैं। तो न्याय दर्शन के पीलू-पाकवाद के अनुसार जब भी हम किसी प्रकार का संस्कार, संस्कार मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन, मान लीजिए आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हीट दे रहे हैं, लाइट कुछ भी दे रहे हैं, जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये परिवर्तन किसमें होता है? परमाणुओं में होता है। मतलब पीलू-पाकवाद के अनुसार आप कोई भी एक्शन अगर करते हैं, हीट प्रोवाइड करने का, कोल प्रोवाइड करने का, तो जो कन्वर्जन होता है ना, वो कन्वर्जन किसमें होता है? एटम्स में होता है। मतलब आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी एक्शन है, उसका रिएक्शन किस पे होगा? एटम्स पे होगा। उसी को पीलू-पाकवाद बोला गया है। मतलब पीलू-पाकवाद में परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पीलू-पाक कहते हैं। मतलब जो भी आप प्रोवाइड करेंगे, हीट, लाइट या कोई भी और संस्कार जो भी आप करेंगे, उन सबका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ना, वो एटॉमिक लेवल पे देखने को मिलेगा। मतलब एटम्स में कन्वर्जन होगा, ठीक है? ना कि ऑब्जेक्ट में। अब मान लीजिए कि कोई घड़ा है, ठीक है? उस घड़े को मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आपने घड़ा लिया, ठीक है? और उस घड़े कच्चा घड़ा है, टू बी मोर स्पेसिफिक मान लीजिए कच्चा घड़ा है, ठीक है? और उस कच्चे घड़े में मैं हीट प्रोवाइड करती हूँ, तो हीट से क्या होगा? जो घड़ा है ना, उसके परमाणुओं में परिवर्तन होगा, ठीक है? उसके परमाणुओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा और वो पक्का घड़ा हो जाएगा। तो जो इफेक्ट था, जो हीट प्रोवाइड करने वाले एक्शन का इफेक्ट था, वो किस पे देखने को मिला? उसके परमाणुओं पे। उसी को बोला गया है पीलू-पाकवाद, ठीक है? अच्छा, अगला क्या है? प्रमाण वर्णन। तो प्रमाण मैंने पहले भी बता चुका है कई बार। तो अब जैसे वैशेषिक दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं? 2 प्रमाणों को माना है। कौन से? सबसे पहला है प्रत्यक्ष, ठीक है? जो आँखों से समक्ष देखने से समझ में आता है वो प्रत्यक्ष, और अनुमान जो अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने सिर्फ 2 ही प्रमाणों को माना है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। बस, इतना ही याद रखना है इसमें। ये आपको याद रहना चाहिए टेबल के अनुसार भी कि किसने कितने प्रमाणों का वर्णन किया है, ठीक है? चलिए, तो अब आखिर में समझते हैं कि गुणों की संख्या कितनी बताई है वैशेषिक दर्शन ने। तो सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि गुण क्या होते हैं? तो गुण मतलब क्या होता है? क्वालिटीज़। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेते हैं ना, तो उसमें क्या-क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, जो आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी कलर कैसा है, उसकी ब्रेड्थ, हाइट, वेट, इन सब चीज़ों को हम क्वालिटी कहते हैं कि जिसके माध्यम से आप किसी पदार्थ में या किसी द्रव्य, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वो हो गई उसकी क्वालिटीज़। ठीक है? तो गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो वैशेषिक दर्शन में 24 गुण बताए गए हैं, ठीक है? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि संख्या कितनी बताई है, ठीक है? उसके बाद 24 गुणों को देखते हैं। तो सबसे पहले है रूप। रूप मतलब क्या हुआ? जिसके माध्यम से देखा जाता है या जिसके माध्यम से रंग पता कर सकते हैं, तो वो हो गया रूप। ठीक है? उसके बाद क्या है? रस। रस के माध्यम से स्वाद पता चलेगा, तो रूप, रस। फिर उसके बाद है गंध, मतलब महक, खुशबू। फिर उसके बाद रूप, रस, गंध, स्पर्श। फिर संख्या, संख्या मतलब कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितना है। संख्या मतलब नंबर। और परिमाण मतलब कि उसका माप कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है? उसके बाद है पृथकत्व, मतलब वो बाकियों से अलग कैसे है। संयोग मतलब दो चीजों का मिलना। विभाग यानी उनका अलग होना, ठीक है? उसके बाद क्या है? परत्व। परत्व मतलब किसी वस्तु का दूर होना। अपरत्व यानी नजदीक होना, ठीक है? उसके बाद क्या है? बुद्धि। बुद्धि यानी वही ज्ञान। उसके बाद सुख। सुख यानी कि सुखद अनुभव होना, अच्छे अनुभव होना। दुख यानी कि क्या? कष्टदायी अनुभव होना। इच्छा। इच्छा मतलब किसी चीज को पाने की लालसा, इच्छा होना। फिर उसके बाद है द्वेष, मतलब किसी को नापसंद करना। उसके बाद है प्रयत्न, मतलब प्रयास, ठीक है? ये 17 गुण हो गए। इसके बाद बाकी के कुछ गुण जो है वो उन्होंने परीक्षा में बताए हैं, वो भी इसी में ही शामिल होते हैं। तो वो कौन से हैं? शब्द। तो पंच महाभूतों में एक आखिरी गुण रह गया था, शब्द।
उसके बाद में गुरुत्व, गुरुत्व यानी कि भारीपन। उसके बाद क्या है, द्रवत्व यानी उसके बहने की प्रॉपर्टी। फिर स्नेह यानी चिकनापन या चिपचिपा होना, उसका चिकना होना, सॉफ्ट या स्लाइमी टाइप। उसके बाद है धर्म, अधर्म। धर्म मतलब क्या हुआ, धर्म के काम करना, अधर्म मतलब उसके विपरीत काम करना। और आखिरी है संस्कार, संस्कार यानी कि वेग कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों को बताया गया है, और इन गुणों के माध्यम से ही आप किसी द्रव्य की विशेषता बता सकते हैं, है ना। विशेषता मतलब उसकी स्पेसिफाई कर सकते हैं उसको। तो ये 24 गुण हो गए। अब आखिरी में देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में समानताएं क्या क्या बताई गई हैं। तो देखिए, जो षट, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो षट पदार्थ बताए गए हैं, षट पदार्थों का वर्णन दोनों में ही किया गया है। आयुर्वेद में चरक संहिता में किया गया है, एवं वैशेषिक दर्शन में भी किया है, सिर्फ उनका क्रम यानी ऑर्डर जो है वो अलग बताया गया है। ठीक है, कारण द्रव्य जो 9 बताए गए हैं ना, वो भी दोनों ने ही बताए हैं, वैशेषिक दर्शन ने भी और आयुर्वेद ने भी। उसके बाद जो 24 गुणों की संख्या है, और आयुर्वेद में जो गुण बताए गए हैं उसमें से 20 गुण जो है वो सामान्य है। तो इन 24 गुणों में से आयुर्वेद एवं वैशेषिक दर्शन में कितने गुण साम्य है, 20 गुण जो है वो साम्य है, मतलब सेम है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया है, जो 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दोनों ही प्रमाणों को आयुर्वेद ने भी माना है और वैशेषिक दर्शन ने भी माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो वैशेषिक दर्शन ने भी माने हैं और आयुर्वेद ने भी इन्हें स्वीकार किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने वैशेषिक दर्शन को कंप्लीट किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू।